गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विज़न की 9th एंड 10th मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए आज की फ़र्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। तो गाइस काफ़ी कमेंट्स आते हैं, कई लोग ये बोलते हैं कि मैम आप जो पढ़ाती हो तो मतलब कि ऐसा लगता है कि जस्ट आप रीड कर रहे हो या ट्रांसलेट कर रहे हो। भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो अगर आपको ऐसा ही लगेगा फ़ाइन, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ज़रा खुद एक बार पढ़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि एक एक वर्ड पढ़ने में या फिर एक पेज पढ़ने में आपको पूरी जो मैं आपको विद इन 25 मिनट्स कंप्लीट करा देती हूँ, ये कंप्लीट करने में आपको नियर अबाउट 1 to 1.5 आवर लगेगा। फाइन। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करें, दैट इज़ अ कंपेरिजन ऑफ ऑल कोविड-19 वैक्सीन दैट कुड बी अवेलेबल। फाइन। तो आपको पता ही है आजकल वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है 18+ वालों का भी। आपको देखा है तीन तरह के वैक्सीन ऑलमोस्ट लगाए जा रहे हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। चलो अब हम इन सभी वैक्सीन में कंपेरिजन है उसको देखते हैं। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा। जरा हम देखते हैं वैक्सीन टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है और उन 2 डोज में कितना टाइम गैप होना चाहिए, क्या स्टोरेज और एक्सपायरी डेट है, कितनी एफिकेसी है। फाइन। तो सबसे पहले हम कोविशील्ड की देखते हैं, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के द्वारा जिसको डेवलप किया गया है। ये एक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है। देखो गाइस एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ में जो वायरस होता है उसको इनएक्टिवेट करके बनाया गया है। फाइन। तो इसमें जो 2 इंजेक्शंस के बीच में जो गैप होगा वो 12 वीक का होगा। फाइन। इसको स्टोरेज किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में और इनकी एक्सपायरी 6 मंथ्स में हो जाती है। फाइन। एफिकेसी इसकी 82.4% है। फाइन। अगर व्हेन द डोजिंग इंटरवल इज स्ट्रेच्ड टू 12 वीक्स और मोर। फाइन। नेक्स्ट है कोवैक्स, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा डेवलप किया गया है हैदराबाद में। इसको किसके मतलब ये किस तरह का टाइप ऑफ वैक्सीन है, देखो ये कोविड-19 जो वायरस है उसी के इनएक्टिवेटेड फॉर्म से बनाया गया। फाइन। तो इट इज़ एन इनएक्टिवेटेड होल्ड वेरिएंट प्लेटफॉर्म। इसमें भी 2 इंजेक्शंस के बीच में 4 से 8 वीक का गैप होना चाहिए। स्टोरेज और एक्सपायरी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में इसको हम स्टोर करते हैं। बाकी इसकी जो एफिशिएंसी है वो 81% में है, और जैसे ही 4 वीक्स इंटरवल हो जाएगा तो उसके बाद जो इसकी एफिकेसी है वो 81% हो जाएगा आफ्टर यू आर फुली वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट है स्पुतनिक वीक, जो कि गलामेडिया रशियन डॉक्टर रेड्डीज के द्वारा डेवलप किया गया। ये भी एक एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है जैसे कोविशील्ड है। इसको भी 2 इंजेक्शन लगेंगे और इन दोनों में जो डोज में टाइम होगा वो 21 डेज से लेकर 3 मंथ्स हो सकते हैं। इसको स्टोर किया जाता है -18.55 डिग्री सेल्सियस पे या फिर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस में, अगर वो जो इंजेक्शन है वो ड्राई फॉर्म में है आपके पास। इसकी जो एफिकेसी है वो 91.6% है। तो आप देख सकते हो स्पुतनिक की जो एफिकेसी है वो सबसे ज़्यादा है। अब आप देख सकते हो कि अभी कुछ और ऐसे वैक्सीन हैं जो ऑलरेडी वर्ल्ड में चल रहे हैं लेकिन वो इंडिया में अभी तक अप्रूव नहीं हुए हैं। हम उन वैक्सीन को भी पढ़ लेते हैं। एक है जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है, ये भी एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है। इसको जो डोज है ये सिंगल डोज दी जाती है और इसको टेम्परेचर स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस में। फाइन। ये सेफ वैक्सीन है विद माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स, मतलब कि जैसे आपको देखा है कि वैक्सीनेशन के कुछ इफेक्ट्स देखने को मिले, साइड इफेक्ट देखने को मिले जैसे फीवर, फैटिक, तो उसी तरह इसका भी ये थोड़े से साइड इफेक्ट्स हैं। एफिकेसी इसकी 66% प्रोटेक्टिव है। फाइन। मतलब कि ये आपको फर्दर जो कोविड इन्फेक्शन है उससे 66% प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है Pfizer का बायोएनटेक। इसका भी जो टाइप ऑफ वैक्सीन है वो जेनेटिक मटेरियल mRNA है। इसमें भी 2 डोजेस लगेंगे जिसमें 21 दिन का गैप होगा और इसको स्टोर किया जाता है -70 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है। सेफ्टी ये है कि ये सेफ वैक्सीन है अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट साइड इफेक्ट्स के साथ। इसके अलावा जो इसकी एफिकेसी है वो 95% है सेकेंड डोज के बाद। नेक्स्ट है मॉडर्ना। देखो गाइस जितनी भी एफिकेसी है वो सेकेंड डोज के बाद है। लाइक अगर आपने अभी फर्स्ट डोज ले ली है तो जब तक आप सेकेंड डोज नहीं लेते तो उस तब तक आप उसकी एफिकेसी को एज्यूम नहीं कर सकते। समझ आ रहे हो। सेकेंड डोज के बाद ही एफिकेसी की बात की गई है, आफ्टर यू आर फुली वैक्सीनेटेड। फाइन। नेक्स्ट है मॉडर्ना। इसका भी जो टाइप ऑफ वैक्सीन है वो जेनेटिक मटेरियल वो mRNA है। इसमें भी जो 2 डोज होंगी वो 28 दिन के गैप में मिली जाएगी और इस वैक्सीन को स्टोर किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे। बाकी ये भी सेफ वैक्सीन है और इसके भी जो माइल्ड और मॉडरेट साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसकी एफिशिएंसी सेकेंड डोज के बाद 94% है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। लास्ट है सिनोमर्फा एंड सिनोवाक। ये एक इनएक्टिवेटेड वेक्टर है, मतलब कि खुद वायरस की एक इनएक्टिवेट फॉर्म से बनाया गया है। मतलब कि जब आपको वैक्सीन दिया जाता है खुद वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। फाइन। तो इसकी भी 2 डोज दी जाएगी और इसको स्टोर किया जाता है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। अगेन सेफ है, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं माइल्ड और मॉडरेट। इसके अलावा इसकी जो एफिकेसी है वो 79% है सिनोफार्म की, और जो सिनोवैक है इसकी जो एफिकेसी है वो 50% है। तो अभी आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा अगर एफिशिएंसी हमने पढ़ी है तो Pfizer और मॉडर्ना की पढ़ी है और उसके बाद आता है स्पुतनिक। फाइन। उसके बाद है हमारा कोविशील्ड। अब हम पढ़ते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे, दैट इज़
चाइना रॉकेट डेब्रिस फॉल्स इन इंडियन ओशन नियर द मालदीव्स। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है, देखो अगर हम देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही कवर होगा। आप देख रहे थे काफ़ी इतने दिनों से मीम्स भी बन रहे थे कि भी चाइना का रॉकेट कहीं भी लैंड हो सकता है, फाइन कहीं भी डूब सकता है, तो इस तरह के जोक्स भी बन रहे थे। तो फिलहाल ये इंडियन ओशन में ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं नियर मालदीव। ठीक है, अभी क्या है, जो इनका रॉकेट का नाम था वो था लॉन्ग मार्च 5B। तो कुछ इसके जो पार्ट्स थे वो री एंटर्ड किए हैं एटमॉस्फेयर में और ये इंडियन ओशन में लैंड किए हैं। इसके जो कंपोनेंट्स है, काफ़ी जो कंपोनेंट्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर किए हैं। फाइन, इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च 5B थी, इसमें क्या किया था, इसमें कुछ चाइना, क्योंकि चाइना क्या कह रहा है, अपना स्पेस स्टेशन बनाना है। जैसे आपने देखा होगा ISS है, दैट इज़ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। उसी तरह चाइना क्या कर रहा है, अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है। तो उसी स्पेस स्टेशन के लिए कुछ कंपोनेंट्स, उसके कंस्ट्रक्शन के कंपोनेंट्स है जो इस रॉकेट के थ्रू इन्होंने भेजे थे और जिसको इन्होंने कंप्लीट करना है नेक्स्ट ईयर के एंड तक। फाइन, तो चाइना स्पेस स्टेशन सेकेंड स्टेशन होगा आफ्टर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रशिया ने भी अनाउंस किया कि वो भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। लास्ट ईयर जो चाइना की लॉन्ग मार्च रॉकेट है उसके भी डेब्रिस कहाँ गिरे थे, इवरी कोस्ट पे, जिसने सेवरल बिल्डिंग्स को ऑलरेडी डैमेज किया था। तो आप देख सकते हो चाइना भाई कितना डैमेज पहुंचा रहा है। स्पेस डेब्रिस समझ सकते हो, जो भी वेस्ट हो गया। स्पेस डेब्रिस क्या होते हैं, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल हो सकते हैं। जो मीटेरोइड्स होते हैं जो सन के ऑर्बिट में होते हैं या वो मेनली नेचुरल होते हैं। फाइन, जबकि जो आर्टिफिशियल डेब्रिस होते हैं वो जो आप अर्थ से इतने सैटेलाइट्स भेजते हो या कुछ भी भेजते हो तो वो ऑर्बिट में जो रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, दे आर द मोस्टली आर्टिफिशियल डेब्रिस। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो स्पेस में ऐसे नियर अबाउट 5 लाख पीसेस से ज़्यादा डेब्रीज हैं। ठीक है, जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं और विद स्पीड 17,500 मार्च पर से आर। ठीक है, अभी क्या है, स्पेस डेब्रिस की जो पॉपुलेशन है, क्योंकि हर एक कंट्री अपनी अपनी सैटेलाइट्स भेजती रहती है, तो इसकी वजह से मतलब कि कोई वहीं पे फेल हो जाती है तो जो उनके डेब्रिस हैं वो स्पेस में रह जाते हैं, जिसकी वजह से स्पेस डेब्रिस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है स्पेस में, जिसकी वजह से स्पेस व्हीकल्स को मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, स्पेशली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को, स्पेस शटल्स पे, या फिर जो अदर स्पेस क्राफ्ट हैं जिसमें ह्यूमंस भी गए हैं। फाइन, अब आप देख सकते हो केस्लर सिंड्रोम क्या होता है। एक नासा स्पेस डेब्रिस एक्सपर्ट है जिनका डॉन केस्लर है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि अगर स्पेस में कुछ ज़्यादा अमाउंट में डेब्रिस हो गए, द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेस डेब्रिस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो उसमें क्या हो सकता है, कोलिजन्स हो सकता है जिसकी वजह से और डेब्रिस हो सकता है, मतलब कि बड़े पत्थर टूट के छोटे पत्थर में कन्वर्ट हो सकते हैं और ऐसे ही कर करके फिर वो छोटे पत्थर और छोटे में मतलब कि टूटेंगे। तो ऐसे जो डेब्रिस हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पेस में आ सकते हैं। फाइन, अब आप देख सकते हो क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं सो दैट हम स्पेस डेब्रिस को टैकल कर सकें। सबसे पहले नेट कैप्चर है, इसमें हम एक नेट इन्वॉल्व होता है जो हम एक क्यूब सैटेलाइट है उसको मतलब कि डिप्लॉय किया हुआ है, तो इसके थ्रू जो है वो स्पेस में जो डेब्रिस है उनको कलेक्ट करेगी। ठीक है, जैसे आप फिशेस को कलेक्ट करते हो तो उसी तरह ये डेब्रिस को कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट है हार्पून कैप्चर, इसको लॉन्च किया गया एट द टारगेट प्लेट जो एक रिप्रेजेंटेटिव सैटेलाइट पैनल मटेरियल से बनी हुई है। नेक्स्ट है विजन बेस्ड नेविगेशन, इसमें कैमरास और लाइडार, दैट इज द लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसको यूज़ करके इस प्लेटफॉर्म ने क्या किया, डाटा भेजेगा अबाउट द डेब्रिस बैक टू द ग्राउंड फॉर प्रोसेसिंग। मतलब सिंपल बात क्या है, हम कैमरास को यूज़ करेंगे, लाइडार का यूज़ करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे डेब्रिस है, टाइम वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी और फिर इससे हम क्या करेंगे, उन डेब्रिस को कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस, जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो स्पेसक्राफ्ट है वो बर्न अप हो जाएगा एंड लिविंग नो डेब्रिस बिहाइंड। फाइन, मतलब सिंपल बात ये है कि अगर आपने कुछ भेजा है स्पेस में और अगर वो री एंटर हो रहा है, जैसे भी चाइना का ये जो रॉकेट था वो री एंटर हुआ, ठीक है, तो उसके जो डेब्रीज हैं वो इंडियन ओशन में गिर गए, तो इसके थ्रू क्या, अगर वो अर्थ में री एंटर होता है तो वो कोई डेब्रीज नहीं लेके आएगा। फाइन, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बर्न अप हो जाएगा स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है एनजीओ सीक रिलैक्सेशन इन फॉरेन फंडिंग रूल्स फॉर एनजीओज एंड कोविड क्राइसिस। तो ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। आपको पता है कि लाइक अगर कोई एनजीओ फॉरेन फंड्स को एक्सेप्ट करता है तो वो FCRA एक्ट के थ्रू करता है, उसके रूल्स के कंप्लाई करके करता है। ठीक है, तो अभी कोविड क्राइसिस चल रहे हैं तो आपने देखा काफ़ी इंटरनेशनल जो एनजीओज़ हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया में एनजीओज़ में पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी एनजीओज़ क्या चाह रहे हैं, कुछ जो नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्सेशन की जाए। फाइन, अभी क्या है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, इसका यही था कि हम क्या कर सकें, जो भी फॉरेन फंड्स आते हैं इंडिया में, इंडिया के एनजीओज़ में, सो दैट उनका ट्रांसपेरेंट बना रहे कि वो जो एनजीओज़ हैं वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहे और उनको इफेक्टिव मॉनिटर किया जाए फाइन ऑफ द इनफ्लो फॉरेन फंड्स, और ये देखा जाए कि जिस एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने पैसा लिया है क्या उनको उसी तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो ये FCRA एक्ट उसी से डील करता है। फाइन, प्रोविजंस क्या हैं, अभी कुछ सर्टेन पर्सन्स हैं उनको प्रोहिबिट किया है
टू एक्सेप्ट एनी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर कोई फॉरेन का बंदा या ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दे रहा है तो कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो वो पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो उन पर्सन्स को प्रोहिबिट किया है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप किसी भी पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अनलेस उस पर्सन ने रजिस्टर्ड नहीं किया। मतलब कि जो उस पर्सन ने रजिस्टर्ड किया हुआ है टू एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, सिर्फ वही बंदा एक्सेप्ट कर सकता है। इसके अलावा ये नहीं कि कोई भी बंदा फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट कर ले। फाइन, अगर वो ऐसा करे तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी अंडर दिस एक्ट टू ऑब्टेन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है, इसके अलावा सेंटर के पास पावर है कि वो एक इंक्वायरी रख सकता है या फिर एक वायलेटर को ऑर्डर कर सकता है कि वो फॉरेन फंडिंग को यूज़ नहीं कर सकता। फाइन, इसके अलावा एनजीओज़ को बोला जा सकता है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को FCRA के अंडर रजिस्टर कराना होगा। अगर और देखो गाइज, इसमें क्या होता है, हर एक एनजीओ का जो फॉरेन फंड्स को एक्सेप्ट करता है तो उन एनजीओज़ को SBI के ब्रांच में ही एक स्पेसिफिक जो ब्रांच है उसमें अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और उसी में ही उनका फंड आएगा। ठीक है, सो दैट इसमें क्या होगा, फॉरेन फंडिंग का मिसयूज़ नहीं होगा। फाइन, मतलब कैसे कहीं लोग टेररिस्ट फंडिंग में यूज़ कर सकते हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए ये इसमें ऐड किया हुआ है दैट एनजीओज़ वर्क आस्क्ड टू रजिस्टर अंडर FCRA टू ओपन एन अकाउंट एट अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ द SBI बाई मार्च 31, 2021। फाइन, इसके अलावा अगर कोई एनजीओ फॉरेन फंडिंग को यूज़ कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में तो उसको रिड्यूस कर दिया 50% से 20%। मतलब ठीक है, आप मतलब कि अच्छे के लिए करो, सोसाइटी पे ऐसे काम पे इम्पेक्ट करो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आप सिर्फ 20% तक ही वो पैसा यूज़ कर सकते हो। अब एनजीओज़ को अगर हम रिलैक्स कर देंगे या रूल्स में रिलैक्स कर देंगे तो एनजीओज़ की किस तरह से हेल्प मिलेगी टू फाइट अगेंस्ट कोविड। सबसे पहले जो कंट्री के एनजीओज़ हैं वो फॉरेन फंडिंग को यूज़ कर सकते हैं एंड डोनेशंस टू हेल्प COVID-19 पेशेंट ड्यूरिंग द नेशन वाइड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। फाइन, इसके अलावा जो एनजीओज़ हैं वो मेडिकल और लॉजिस्टिकल एड सप्लाई कर सकते हैं टू स्मॉलर एनजीओज़ इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। इसके अलावा अगर उन्होंने जैसे एनजीओज़ में भी स्टाफ होता है तो अगर उनको अर्जेंट सैलरी पे करनी है तो वो भी वो पे कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं हम, दैट इज़ द इंडियन यूरोपियन यूनियन टू रेज्यूम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस आफ्टर 8 ईयर्स। फाइन, तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इकोनॉमी, इन दोनों में कवर हो सकती है। अभी क्या कर रहे हैं, देखो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मेन क्या होता है, सो दैट इजीली ट्रेड हो सके, जो बैरियर्स हैं हम उनको रिमूव कर सकें। तो अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन में ये बातचीत स्टार्ट हुई है 8 साल बाद। ठीक है, अभी टॉक्स हो रही हैं, दोनों के बीच में डिस्कशंस हो रही हैं बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेके, जो 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन 2013 में ये जो बातचीत थी वो कहीं ना कहीं बंद हो गई थी। कौन कौन से इश्यूज़ पे, जैसे तारीफ, मार्केट एसेस, डाटा सिक्योरिटी, तो ये सब कुछ इश्यूज़ आ गए थे जिसकी वजह से जो 2007 में ये बात शुरू हुई थी लेकिन 2013 में ये बात खत्म हो गई। फाइन, कंसर्न्स क्या है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट में। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन की क्या डिमांड है और इंडिया की डिमांड क्या है। देखो यूरोपियन यूनियन क्या चाहती है कि जो ऑटोमोबाइल्स, आपको पता है कितना कुछ यूरोपियन यूनियन यूरोप से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता है, तो उसमें उनको सिग्निफिकेंट जो टैक्स होता है इंडिया को कम करना चाहिए, ये चाहती है। वाइन सबसे ज़्यादा यूरोप से आती है, वाइन स्पिरिट्स जो भी आते हैं उसमें टैक्स कम करना चाहिए, ऐसा इंडिया यूरोप जाता है कि इंडिया को ये जो टैक्स लगता है इंपोर्ट्स पे उनको कम करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजाइम होना चाहिए, मतलब आपको पता है कि यूरोप US से कितना ज़्यादा इनोवेशंस में आके हैं। ठीक है, तो वो अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट्स। ठीक है, तो इंडिया यूरोप चाहता है कि उनकी प्रॉपर्टी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिले, जबकि इंडिया इतना प्रोटेक्शन नहीं देता। ठीक है, चाहता है कि इंडिया का जो डाटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स है, आपने देखा होगा इंडिया में डाटा लोकलाइजेशन को लेके कितने ज़्यादा आजकल रूल्स बन रहे हैं, लॉज बन रहे हैं, बिकॉज ऐसा माना जाता है डाटा इज़ द न्यू ऑयल। ठीक है, और हम नहीं चाहते कि इंडिया, हम चाहते हैं कि इंडिया में जो डाटा जनरेट हुआ है वो इंडिया के बॉर्डर्स तक ही रहे। फाइन, लेकिन यूरोप चाहता है कि नहीं, इंडिया ने जो डाटा के लोकलाइजेशन नॉर्म्स पे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रखी है उसको थोड़ा इंडिया रिलैक्स करें। फाइन, इसके अलावा प्रोटेक्शन टू ऑल इट्स आइटम विद द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्सेट्रा। फाइन, तो ये कुछ यूरोप की डिमांड है। अब देखते हैं इंडिया क्या डिमांड करें। इंडिया चाहता है कि देखो डाटा को सिक्योर करना, डाटा लोकलाइजेशन करना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया का IT सेक्टर कितना बड़ा है, तो इंडिया के IT सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया चाहता है कि जैसे इतने, आपको पता है हमारे इंडिया से कितने लोग माइग्रेट होते हैं USA, यूरोप, तो उनके लिए जो नॉर्म्स हैं या टेम्प्रेरी मूवमेंट, उनको नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स किया जाए। ठीक है, इसके अलावा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी जो मेजर्स हैं वो उनको रिलैक्स है, मतलब कि अगर कुछ ऐसा ट्रेड होता है जो ह्यूमन पे या एनवायरनमेंट पे या एनिमल हेल्थ पे इन्फेक्ट करे तो उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो चाहते हैं कि थोड़ा रिलैक्स करें। फाइन, या फिर जो भी ट्रेड के अंदर जो बैरियर्स आ रहे हैं वो यूरोप क्या करे, थोड़ा रिड्यूस करे। फाइन, ये कुछ इंडिया की डिमांड है। अब हम बढ़ते हैं, इसके अलावा इस मीट में जो इंडो यूरोपियन यूनियन की जो मीट हुई है इसका
आउटकम क्या है। फाइन, इन्होंने कनेक्टिविटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट को अडॉप्ट किया है जिसमें ये बताया कि हम किस तरह से डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोऑपरेट करें। अब गाइस मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, डिजिटल प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, ये तो आप समझ सकते हो ना, बेसिक चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कितना, $150 मिलियन का, सो दैट हम पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। इसके अलावा डिसाइड किया कि हम नेगोशिएशन बातचीत स्टार्ट करेंगे किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इनमें एग्रीमेंट है, ठीक है। तो गाइस ऐसा होता है ना, अगर आप डेली मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी ना एक फ्लो बन जाएगा, समझ रहे हो। तो क्योंकि जो न्यूज़ होती है वो रिपीट होती रहती हैं, तो आपको फिर ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैम ने आधी अधूरी चीज़ बताई है, सही नहीं बताया, ठीक है। ऐसा होता है, हम लेके चल रहे हैं, 1 साल से पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाइन, तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोगों को पता होगा, राइट। क्योंकि अगर मैं हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाने लग गई ना, तो ये वीडियो 1 घंटे की बनेगी। फाइन, तो 1 घंटा की वीडियो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगी और ऑफकोर्स मेरे लिए भी बोरिंग होगी। फाइन, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप डेली पढ़ो, 1 साल अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली फॉलो करो, और फिर आपको देखना कितना ईजिली आप मतलब कि हर एक चीज़ को मतलब कि वो कर लोगे, समझ जाओगे। फाइन, इसके अलावा इन्होंने एक डायलॉग अनाउंस किया है ऑन WTO इश्यूज़, रेगुलेटरी कोऑपरेशन, मार्केट असेस इश्यूज़। मार्केट असेस मतलब कि जो भी इंडिया के प्रोडक्ट हैं उनको अच्छे से मार्केट असेस मिले यूरोप की मार्केट का, ठीक है। सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब कि आपने देखना कि ईजिली जो मतलब कि सप्लाई है, जो हमारी इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप तक पहुंच सकें या वाइस वर्सा, इस सब में क्या किया है, इन सब में डिस्कशंस किए हैं। फाइन, एंड डीपन कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी जो इंटरेस्ट हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सके, डिपेंड कर सके। फाइन, तो ये सब कुछ आउटकम्स थे इंडो यूरोपियन यूनियन इसके मीट के, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ होल अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन इंडिया का लार्जेस्ट स्ट्रेटिक पार्टनर है 2018 में। फाइन, और बायलेटरल ट्रेड दोनों के बीच में $115.6 बिलियन का हुआ 2018-19 में। फाइन, यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो चाइना से अब थोड़ा डाइवर्सी होकर इंडिया जाए, क्योंकि आपको पता है यार चाइना इंडिया दोनों लोगों की फेवरेट चॉइस इसलिए बिकॉज पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फाइन, तो इसलिए यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि वो थोड़ा अपनी चॉइस बदल के चाइना की तरह इंडिया में जाए, और इसलिए यूरोपियन यूनियन भी इंटरेस्ट लेता है इंडिया में और इंडिया के साथ ऐसे ट्रेड डील कर रहा है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग। फाइन, हम जरा हम देखते हैं ये है क्या। अभी के जो आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल है, ये थर्ड मीटिंग हुई है इसकी, ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई किसके द्वारा, आइसलैंड और जापान के द्वारा। और ये फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी उसकी एशिया में हुई थी, सो दैट हम आर्कटिक साइंस रिसर्च की क्या वैल्यू है उसको हाईलाइट कर सकें बाय द नॉन आर्कटिक स्टेट्स। मतलब देखो गाइस, आपको पता है आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन के आसपास लगी हुई मेंबर स्टेट्स हैं कुछ आर्कटिक, तो उसमें रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट रखती है, मतलब कि क्या है, कुछ जो नॉन आर्कटिक स्टेट्स हैं उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है कि आप आर्कटिक ओशन में जाके रिसर्च करो। तो सिंपल ये बताया है कि अगर नॉन आर्कटिक स्टेट्स भी कुछ रिसर्च करती हैं तो वो कितनी अच्छी हो सकती है। फाइन, तो ASM 1 और ASM 2 कहाँ हुई थी, तो पहली मीटिंग हुई थी वो USA में तो 2016 में, और दूसरी हुई थी जर्मनी में 2018 में। ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या कर सकें, अपॉर्चुनिटी दे सकें टू वेरियस स्टेक होल्डर, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ को भी हम अपॉर्चुनिटी दे सकें, चाहे वो अकेडमिया हो, चाहे उनके कम्युनिटीज़ हो, वहाँ पे गवर्नमेंट्स हो, पॉलिसी मेकर्स हो, सो दैट हम आर्कटिक रीजन की अंडरस्टैंडिंग कर सकें, उसको समझ सकें और हम एंगेज हो सकें इकट्ठे, ठीक है। सभी कंट्रीज कॉन्स्टेंट मॉनिटर करें आर्कटिक क्वेश्चन पे और अपनी ऑब्जर्वेशन को स्ट्रेंथन कर सकें। फाइन, अब इंडिया किस तरह से एंगेज है आर्कटिक स्टेटस में हम देख सकते हैं। इंडिया ऑब्जर्वर स्टेटस इंजॉय कर रहा है आर्कटिक काउंसिल में 2013 से। आर्कटिक काउंसिल एक हाई लेवल की इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, सो दैट हम आर्कटिक क्वेश्चन में कोऑपरेट कर सकें, जिसका हम ये कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल डेवलप करना। इसके जो मेंबर स्टेटस है देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्कटिक काउंसिल की कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, USA, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। रिसेंटली क्या है, अभी एक ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया गया जिसमें आउटलाइन किया 5 पिलर्स ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया किस तरह से आर्कटिक पॉलिसी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो उसके 5 पिलर्स बताएं कि इंडिया साइंटिफिक रिसर्च कर सकता है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकता है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, गवर्नेंस कर सकता है एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और साथ में इंडियन ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ को भी डेवलप कर सकता है। फाइन, आर्कटिक रीजन रेफर्स टू द रीजन जो आर्कटिक सर्कल के पास है, अभी बता चुकी हूँ, विच इज़ नॉर्थ ऑफ द लैटिट्यूड 66 डिग्री 34 मतलब नॉर्थ में है, जिसमें आर्कटिक ओशन भी इंक्लूड है और साथ में नॉर्थ पोल भी है। फाइन, अब आप देख सकते हो इंडिया और आर्कटिक ओशन की कैसी हिस्ट्री रही है, कैसे इंडिया ने आर्कटिक रीजन में अपने आप को कोऑपरेट किया। 1920 में इंडिया ने SWALBATE ट्रीटी साइन की थी पेरिस में। 2007 में पहला हमने एक्सपीडिशन रखा था आर्कटिक में। 2008 में हमने वहाँ पे एक रिसर्च बेस हिमाद्री, जैसे आपको पता है अंटार्कटिका में भी है, अंटार्कटिका में हमारा कौन सा रिसर्च स्टेशन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये हमने हिमाद्री को सेटअप किया था। फाइन, 2014 में हमने इंड आर्क एक
ऑब्जर्वेटरी है उसको डेवलप किया कहाँ पे, कोंग्सफर्डर में। फाइन, 2016 में हमने सेटअप किया है ग्रूवार्ड एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी, कहाँ पे, अगेन स्वाबार्ड में। फाइन, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जो मैंने बोला कि अंटार्कटिका में इंडिया की जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं उनका मुझे रिसर्च बेस है, उनका मुझे नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम पढ़ते अपनी छोटी छोटी न्यूज़, दैट इज़ द 2DG। आई थिंक आपको पता होगा क्योंकि अभी DRDO के द्वारा ये मेडिसिन डेवलप की गई, अप्रूव किया है फॉर इमरजेंसी यूज़। 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज अभी क्या है, जो ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने एंटी कोविड ओरल ड्रग, मतलब कि ये एक मतलब कि टैबलेट है, आप मतलब कि सिंपल पानी के साथ ले सकते हो, अप्रूव किया है, जो डेवलप किया गया बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलिड साइंस, जो कि एक लीडिंग लेबोरेटरी किसकी, DRDO की। और ये इन्होंने DRDO ने डेवलप किया किसका, कोलैबोरेट करके डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, जो कि हैदराबाद में। आई थिंक आपको पता होगा डॉक्टर रेड्डीज बहुत बड़ी मतलब कि अच्छी खासी लेबोरेटरी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है साथ में, ठीक है। इन्होंने इसमें क्या होता है, देखो ये जो 2DG मेडिसिन है इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, जो मतलब कि जो आपकी बॉडी में वायरस है वहाँ पे जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है उसमें जाके एक्यूमुलेट हो जाती है और उस वायरस को रेप्लिकेट होने से प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि वायरस की और ग्रोथ नहीं करती, ठीक है। और उस वायरस के सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है और जो वो वायरस की जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको भी स्टॉप कर देती है। फाइन, तो सिंपल बात है, ये क्या करती है, वायरल जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनमें एक्यूमुलेट हो जाती है और वायरस की ग्रोथ होने से इनहिबिट करती है। फाइन, इससे क्या होगा, जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं वो फास्ट रिकवर कर सकते हैं और जो ऑक्सीजन जो उनको ज़्यादा चाहिए, उन ऑक्सीजन की जो नीड है उनकी वो भी कम कर सकती है। नेक्स्ट है ब्लैक फंगस, ये भी देखने को मिल रहा है काफ़ी आजकल कोविड पेशेंट्स में ब्लैक फंगस देखने को मिला, दैट इज़ अ म्यूकोरमाइकोसिस। ये एक रेयर सीरियस फंगल इन्फेक्शन है जो कोविड-19 पेशेंट में अभी ऑब्जर्व की गई हैं। ये मेनली क्या करते हैं, स्किन में है और ये लंग्स को भी इफेक्ट करते हैं, साथ में ब्रेन को भी कर सकते हैं। ये किस वजह से हो रहा है, इट इज़ क्रोज बाय अ ग्रुप ऑफ मोल्ड्स जिन्हें हम म्यूकोरमाइट्स बोलते हैं, जो नेचुरली एनवायरनमेंट में होते हैं। ये उन लोगों को इफेक्ट करते हैं हु आर ऑन मेडिकेशन फॉर, मतलब कि जो ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहे हैं काफ़ी सालों से। फाइन, जिसकी वजह से ऑलरेडी उनकी जो एबिलिटी है टू फाइट एनवायरमेंटल पैथोजेंस रिड्यूस हो चुके हैं। फाइन, वार्निंग साइंस के इस डिजीज़ के, मतलब कि अगर आपके आइज़ या नोज में पेन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, कफ हो रहा है, ब्रेथ में शॉर्टनेस हो रही है, वॉमिट आ रही है या मेंटल स्टेटस, तो दैट इज़ द सम ऑफ द वार्निंग साइंस और द सिम्टम वी कैन सी। नेक्स्ट है हक्की पिक्की ट्राइब। ये हक्की पिक्की ट्राइब एक नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब मतलब कि जिनका एक पर्टिकुलर रहने की जगह नहीं होती है, मतलब कि कभी कहीं, ठीक है, जो माइग्रेट हुए हैं नॉर्दर्न इंडिया से और अभी कहाँ सेटल्ड है, कर्नाटका रीजन में या फिर और साउथ इंडियन स्टेट्स में। इनको हम बर्ड कैचर भी बोलते हैं। हक्की का मतलब भी बर्ड होता है, पिक्की का मतलब कैच होता है कन्नड़ लैंग्वेज में, ठीक है। ये इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं, जिनको वागरी भी बोलता है स्केलर्स की तरह। यूनेस्को ने अभी हक्की पिक्की को एज वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज बोला है। ये टुडे आजकल ये किस चीज़ में एंगेज है, ये मेनली हर्बल प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जैसे हर्बल ऑयल्स वगैरह। लास्ट यूज है महाराणा प्रताप, ही वॉज द रूलर ऑफ मेवाड़, जो कि मॉडर्न डे राजस्थान के एक प्रोविंस है, ठीक है। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह सेकंड, जो कि उदयपुर के फाउंडर थे। चेतक इनका लॉयल हॉर्स था राणा प्रताप जी का, विद होम ही शेयर्ड अ डीप बॉन्ड। इनकी आर्मी मुगल से हार गई थी बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। फाइन, तो गाइस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक अगले बाय बाय, टाटा।